अहमदाबाद की इसी एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने उड़ान भरी थी, लेकिन चंद पलों के भीतर वो यहां से बस थोड़ी ही दूर आगे क्रैश कर गया। सबसे जरूरी होता है किसी भी एयर क्रैश की जांच में उस ब्लैक बॉक्स का मिलना। 28 घंटे बाद वो ब्लैक बॉक्स मिला और संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं कि इस पूरे मामले का जो सच है वो जल्द से जल्द सामने आएगा। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइट अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1100 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। फिर क्या वजह थी कि इतने अनुभवी हाथों में विमान की कमान होने के बावजूद ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या लैंडिंग गियर किसी तकनीकी गलती का कारण बना? क्या ईंधन में कोई मिलावट थी या किसी तरह का ब्लॉकेज था? क्या किसी पक्षी के टकराने से यह हादसा हुआ? क्या पायलट की किसी गलती के कारण यह हादसा हुआ? इसके अंदर एक ह्यूमन एरर की संभावनाओं को मैं नकारूंगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें पायलट एरर तो मैं नहीं मानूंगा इसके अंदर किसी भी तरह से, क्योंकि टेक ऑफ था और स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि जहाज जो है टेक ऑफ कर रहा है और उसने अपने जो व्हील्स हैं वो भी उसने अपने वो बाहरी हैं, जिसको हम लोग अंडर कैरेज बोलते हैं। नॉर्मली वो टेक ऑफ के बाद में 50 फीट पे वो जो पहिए हैं वो अंदर चले जाते हैं, और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो संभावना लगती है कि इसमें हो सकता है कि तकनीकी खराबी हो, इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया हो, और या फिर पायलट ने जानबूझ के उसको खुला रहने दिया हो, एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने दिया हो। उसकी वजह होती है कि उसको कॉकपिट में कोई मेल फंक्शन दिखा हो, या जो टेक ऑफ के ऊपर जो थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी, जो पावर मिलनी चाहिए थी उसको क्लाइम करने के लिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाई हो। जो मुझे तो यही लगता है। इन सभी सवालों के जवाब जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर विशेषज्ञ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो है कॉन्फ़िगरेशन एरर। टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब होता है विमान की उन सेटिंग्स में गलती जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने से रोक देती है, जैसे फ्लैप्स की गलत सेटिंग, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ, या फिर लैंडिंग गियर न उठाना जैसी गलतियां शामिल होती हैं। ये सभी चीजें विमान के एलिवेशन पर असर डालती हैं, जिससे विमान हवा में रुक सकता है या फिर नियंत्रण खो सकता है। अहमदाबाद रनवे पर उस वक्त करीब 43 डिग्री का तापमान था, यानी वातावरण गर्म था और हवा पतली। विमान 625 फीट की ऊंचाई ले पाया था। उसकी रफ्तार थी 170 नॉट, लेकिन जानकारों के अनुसार बोइंग जैसे वजनी विमान की रफ्तार उस ऊंचाई पर 200 से 250 नॉट होनी चाहिए थी। तो क्या होंगे हादसे के संभावित कारण? फ्लैप्स। अगर फ्लैप्स बहुत कम लगाए गए तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। ज्यादा फ्लैप्स से ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि विमान ऊपर नहीं जा पाता। थ्रस्ट में कमी। टेक ऑफ के लिए सही थ्रस्ट सेट करना बहुत जरूरी है। अगर थ्रस्ट सेटिंग्स में पायलट से कोई गलती हुई होगी तो विमान ऊपर नहीं जा पाया होगा। इस केस में लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स प्रोबेबल प्राइमा फेशिया वही लग रहा है, और बाकी जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं आ जाता इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन प्राइमा फेशिया ये लग रहा है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट इन बोथ इंजन्स हुआ है। समय से पहले रोटेशन। अगर विमान की रफ्तार कम हो तो उसकी नोज ठीक से ऊपर नहीं उठ पाती। 787 जैसे विमान के लिए ये रफ्तार 140 से 160 नॉट होती है। अगर विमान इस रफ्तार से पहले ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसको ठीक से लिफ्ट नहीं मिलती। इससे विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा सकता है या विमान हवा में अस्थिर होकर गिर भी सकता है। लैंडिंग गियर में दिक्कत। टेक ऑफ के बाद पहिए ऊपर कर लिए जाते हैं ताकि ड्रैग कम हो और विमान आसानी से उठ सके। वीडियो में पहिए नीचे दिखे
यानी या तो पायलट्स उन्हें भूल गए या फिर किसी इमरजेंसी की वजह से जानबूझकर ऐसा किया गया। इससे विमान की रफ्तार और ऊपर उठने की क्षमता और कमजोर हो गई। बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद में बर्ड स्ट्राइक का खतरा भी रहता है। बर्ड स्ट्राइक या चिड़ियों के विमान से टकराने पर विमान के इंजन, पंखों, विंडस्क्रीन और बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। इंजन फेल। इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो सकती थी, लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल होने की आशंकाएं 10 लाख में एक बार ही होती हैं। बेसिकली दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोज विच इज जो कि बहुत क्रिटिकल है अपने आप में, बिकॉज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहा था, फ्यूल से पूरा भरा हुआ था, लंदन की फ्लाइट थी तो कम से कम उसमें 40 टन फ्यूल रहा होगा, और जैसे ही टेक ऑफ हुआ, चूंकि उसका 100 फीट से 150 फीट की ऊंचाई पे लगभग दोनों इंजन नहीं काम करना बंद कर दिया, ऐसा हम समझ रहे हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ ये चारा बचा था कि सामने जो कुछ भी नजर आ रहा है वहां पे एयरक्राफ्ट को पुट डाउन करे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे रखा और बाकी उनके हाथ में कुछ और बचा नहीं था, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के पास थोड़ी बहुत भी हाइट होती तो दे वुड बी एबल टू उसको मैनूवर करके वापस लाके लैंड कर सकते थे। अगर सिर्फ एक इंजन फेल हुआ होता तो पायलट्स इसमें पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं एयरक्राफ्ट को कंप्लीटली हैंडल करने के लिए, पर ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर दुर्घटना हुई जिसमें कि दोनों इंजन फेल हो सके, इसमें पायलट कुछ भी नहीं कर सके। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिससे हादसे की वजह जानने में मदद मिल सकती है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। दरअसल ब्लैक बॉक्स फ्लाइट से जुड़ी सभी जानकारी और गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। दुर्घटना के समय इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, इसे देखते हुए इसका निर्माण सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से किया जाता है। इसका इस्तेमाल 1950 के दशक से शुरू हुआ था। इसके आविष्कार का श्रेय डेविड वॉरेन नाम के एक वैज्ञानिक को दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स को प्लेन के सबसे पिछले भाग में लगाया जाता है। एक सामान्य ब्लैक बॉक्स का वजन करीब 4.5 किलो का होता है। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर लगे होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो आवाजें मिली हैं, उनके मुताबिक पायलट ने आखिरी वक्त पर मेडे की कॉल की थी और कहा था कि थ्रस्ट अचीव नहीं हो रहा, विमान नीचे आ रहा है, मेडे। यानी उन्होंने प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की। थ्रस्ट विमान को उड़ाने में एक अहम फोर्स है जो विमान को आगे की ओर धकेलता है और वो हवा में उड़ते हुए अपनी दिशा को बरकरार रख पाता है। सरल शब्दों में कहें तो थ्रस्ट ही विमान को गति और उड़ान प्रदान करता है। और जब थ्रस्ट नॉट अचीव्ड कहा गया तो इसका मतलब साफ था कि ये एक गंभीर स्थिति होती है जब इंजन टेक ऑफ के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा है और विमान पर्याप्त गति नहीं पकड़ पाएगा और सुरक्षित उड़ान नहीं भर पाएगा। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे हादसे के समय क्या पायलट द्वारा प्लेन का नियंत्रण खो दिया गया था, क्या फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर आखिरी समय में पायलट क्या बातचीत कर रहे थे। एयर इंडिया के इस विमान का क्रैश और उसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में याद करिए तो एयर टर्ब्यूलेंस में विमानों के फंसने की खबरें सामने आती रहती हैं। आप लोगों के मन में भी मुमकिन है ये संशय आ रहा हो कि एयर सेफ्टी कितनी है, कितनी सुरक्षित ये उड़ानें होती हैं, तो हम आपको इससे जुड़े हुए आंकड़े दिखाते हैं। यात्रा के 3 साधन, रेल, रोड और हवाई यात्रा। लेकिन कौन है इनमें से सबसे सुरक्षित? हवाई यात्रा परिवहन सुरक्षा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। उन्नत तकनीक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और हवाई यात्रा में लगातार होते सुधार सार्वजनिक और निजी विमानों को सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम बनाते हैं। अमेरिका के मिशिगन की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क यात्रा सबसे अधिक जोखिम भरा विकल्प है। मोटरसाइकिलें परिवहन का सबसे खतरनाक साधन मानी जाती हैं। मोटरसाइकिल सवारों की मृत्यु की आशंका यात्री वाहनों में बैठने वालों की तुलना में 22 गुना अधिक पाई गई। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने यह पाया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 14% मोटरसाइकिल सवार थे। कारें परिवहन का दूसरा सबसे खतरनाक साधन है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अमेरिका में कार एक्सीडेंट्स में लगभग 43,000 लोगों की मौत हुई थी।
वहीं विश्व के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB की रिपोर्ट्स के अनुसार विमान दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। 2020 से 2024 के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 7 घातक दुर्घटनाओं में कुल 251 मौतें हुई। 2023 में एक विमान हादसे में 72 मौतें हुई। 2022 में 5 घातक विमान दुर्घटनाओं में 158 मौतें हुई। 2021 में 7 घातक दुर्घटनाओं में 121 मौतें हुई और 2020 में 4 हादसों में 125 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों में विमान दुर्घटनाओं में लगभग 476 मौतें हुई। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 6.1 मिलियन मौतें हुई। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 वर्षों में रेल हादसों में भी कई 100 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सड़क हादसों के मुकाबले वो आंकड़ा काफी कम रहा। हालांकि पिछले कुछ घटनाक्रमों ने जनता के विश्वास को एयर ट्रैवल को लेकर हिला दिया है। ड्रीमलाइनर क्रैश जरूर कर गया, लेकिन हवाई यात्रा को अभी भी सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के आंकड़ों के अनुसार 2000 से लेकर 2025 तक हवाई यात्रा में होने वाली मौतों में भारी गिरावट आई, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें 1148 सन 2000 में हुई। 2024 में 244 मौतें हवाई यात्रा में हुई। 1965 से 1974 के दशक में हवाई दुर्घटनाओं में 16,383 लोगों की मौत हुई, जबकि 2015 से 2024 के दशक में सबसे कम 2,140 लोगों की मौत एयर क्रैश में हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ या इनिशियल क्लाइंब के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुई। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक इस हालात में होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत मात्र 2.9 है। सबसे ज्यादा विमान हादसे यानी 36.7% तब होते हैं जब विमान लैंडिंग कर रहा होता है। ग्राउंड पर हादसा 18.3%, टेक ऑफ पर हादसा 10.2%, इनिशियल क्लाइंब पर हादसा 2.9%, मुख्य हवाई रास्ते में हादसे 24.2%, रनवे अप्रोच करते समय हादसे 7.2%, लैंडिंग के वक्त हादसा 36.7%, अन्य 0.6%। वैसे अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA ने सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। FSL की टीमें इसके साथ ही जो एयरलाइंस की एयर इंडिया के भी कई जो तकनीकी उनका स्टाफ, जो उनका सपोर्ट स्टाफ उस तरीके से कल से वो पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू वर्कर्स के साथ साथ वो भी कल हमने देखा कि वो चलते रहे, क्योंकि जब आप एक विमान के मलबे में आप ढूंढ रहे हो, जिंदगी की तलाश कर रहे हो, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो लोग भी आपके साथ रहें जो उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हो। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस जो हासिल करना है वहां से, यानी ब्लैक बॉक्स, उसको हासिल करने के लिए भी, उसकी मदद करने के लिए भी जो एयर इंडिया का स्टाफ था वहां पर मौजूद था। लेकिन जिन लोगों ने अपने अपनों को गंवा दिया है इस पूरे हादसे में, उनको बहुत सारे सवालों के जवाब अभी चाहिए। अभी सब गमगीन हैं, दुख में डूबे हुए हैं। निर्देशों के मुताबिक टेक ऑफ से पहले फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग और संबंधित सिस्टम की जांच होगी। इसके अलावा कैबिन एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम, इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्चुएटर का ऑपरेशनल टेस्ट, ऑयल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम की सर्विसिबिलिटी और टेक ऑफ पैरामीटर्स की समीक्षा की जाएगी। DGCA के मुताबिक ट्रांजिट इंस्पेक्शन में अब फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन अनिवार्य होगा, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। वहीं अगले 2 हफ्तों में पावर इंश्योरेंस चेक भी पूरा कराना होगा।